बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। हमने लास्ट टाइम तक जो चीज़ें डिस्कस की थी उनमें लास्ट पॉइंट था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मैसेज के हवाले से पढ़ा था। आज हमने रिलेटिव एटॉमिक मैस से स्टार्ट करना है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि पहले हम आइसोटॉप्स के बारे में सीखें एंड आफ्टर दैट हम इंशाल्लाह आइसोटॉप्स के बाद डिस्कस करेंगे कि रिलेटिव एटॉमिक मैस क्या होता है। कुछ दो तीन बेसिक चीज़ें हैं जो आपने आइसोटॉप्स के हवाले से याद रखनी है। जब तक हम बात करते हैं किसी एटम की आइडेंटिटी की, सपोज मैं कहता हूँ किसी एटम की आइडेंटिटी मुझे देखनी है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। जितने उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, यानी जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस होंगे, ये किसी भी एटम की एक बेसिक आइडेंटिटी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़ है। अब अगर प्रोटॉन वही हैं, पॉजिटिव चार्जेस वही हैं, तो फिर हम देखते हैं कि उसमें न्यूट्रॉन्स कितने हैं, क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलके एटॉमिक मैस बनाते हैं। अब यहां पर एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले हाइड्रोजन की। अगर मैं डिस्कस करूं हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है और इसके शेल में एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं है, तो हम कह सकते हैं इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है और इसका मैस नंबर भी 1 है। ये लिटरेचर में 1.008 लिखा होता है। हम इसके हवाले से भी अभी डिस्कस करेंगे कि ये पॉइंट्स में कैसे हो सकता है। देयर इज अ क्वेश्चन कि एटॉमिक मैस क्यों फ्रैक्शंस में चला जाता है। जबकि आपके पास एक प्रोटॉन होगा तो एटॉमिक मैस 1 होगा, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होगा तो एटॉमिक मैस 2 होना चाहिए, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन हो तो एटॉमिक मैस 3 होना, 2 न्यूट्रॉन हो तो एटॉमिक मैस 3 होना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों है कि आपके पास कई बार ये पॉइंट्स में आपको वैल्यूज देखने को मिलती हैं। तो इसको आंसर करेंगे, लेकिन इससे पहले जरा आप थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करें। सपोज मेरे पास एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। अब इसमें एक प्रोटॉन है, रिप्रेजेंट ये भी हाइड्रोजन को कर रहा है, लेकिन ये कोई सिंपल हाइड्रोजन नहीं है, ये इस हाइड्रोजन का एक आइसोटॉप कहलाएगा, ड्यूट्रियम। इसका एटॉमिक नंबर वही है, लेकिन एटॉमिक मैस बढ़ जाएगा। और अगर मैं इसके अलावा एक थर्ड की बात करता हूं, लेट सपोज हम यहां लिखते हैं कि मेरे पास एक ही प्रोटॉन है लेकिन मेरे पास 2 न्यूट्रॉन्स हैं, तो एटॉमिक नंबर तो वही रहेगा उसका, लेकिन उसके न्यूट्रॉन नंबर इंक्रीज कर जाएंगे। इसको ट्रिटियम कहते हैं, 1 3। तो अगर हम यहाँ पर इस डिटेल में जाएंगे तो हमें ये चीज मिलेगी कि आपके पास कुछ ऐसी स्पीशीज हैं हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, लेकिन उनका एटॉमिक मैस डिफरेंट है। और मैस डिफरेंट क्यों है? ड्यू टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सच एटम कॉल्ड एलिमेंट ऑफ एन आइसोटोप। ठीक है, ये आपके पास एलिमेंट्स जो हैं ये आइसोटॉप्स कहलाते हैं। हाइड्रोजन इसी तरह, ऑक्सीजन के 3 हैं, कार्बन के भी 3 होते हैं, निकल के 5 हैं, कैल्शियम के 6 हैं, प्लेटिनम के 6 हैं, कैडमियम के 9, टिन के 11 आइसोटॉप्स होते हैं। नेचुरली 2 ऐसी आइसोटॉप्स जो हैं वो अकर करते हैं नेचर में। इसमें से 40 रेडियो एक्टिव हैं। रेडियो एक्टिव वो होते हैं जो ऑटोमेटिकली अपने डिके करते हैं। इसके अलावा तकरीबन 300 अनस्टेबल आइसोटॉप्स भी मौजूद हैं जो कि आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन से डेवलप होते हैं। कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो कि बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं और उनका कोई आइसोटॉप ही नहीं होता, जैसे आर्सेनिक, फ्लोरीन, क्लोराइडीन एंड गोल्ड है। तो ये सिंगल आइसोटॉप्स हैं, मोनो आइसोटॉपिक स्पीशीज हैं। तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है ये आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन क्या है? ये न्यूक्लियर टर्म है, एक याद रखिएगा, जिसमें आप लोग ब्रेकेज की बात करते हैं न्यूक्लियस की, उसको आर्टिफिशियल तरीके से ब्रेक डाउन किया जाता है। दैट इज अनदर स्टोरी, सो यू डोंट नीड टू गो इन द डिटेल्स ऑफ दिस वन राइट नाउ। बट हमने अभी तक जो पढ़ा वो यही था कि वी हैव आइसोटॉप हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। इसमें आपको हमने डिफरेंट चीजें जो है वो बता दी हैं। इसी तरह कार्बन के होते हैं, जैसे हम बात करते हैं कार्बन 12 एटॉमिक नंबर 6 है, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। तो ये सारे आइसोटॉप्स हैं।
इन्हीं को आपस में कंपैरिजन किया जाता है जब हम हाफ लाइफ निकालते हैं। याद रखिएगा, जब कभी आप लोग हाफ लाइफ को डिस्कस करते हैं तो आप लोग कार्बन को डिस्कस करते हैं। तो जब हम हाफ लाइफ के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि आपके पास कार्बन का कौन सा आइसोटॉप जो है उधर मौजूद है। मिसाल के तौर पे, अगर एक स्पीशी, सपोज ये हाफ लाइफ का तरीका है कि मैं लेट करता हूं कि ये एक लकड़ी का, ये एक दरख्त है सॉरी, और वुड में जब इसमें हम देखेंगे तो इस दरख्त में कार्बन 12 और कार्बन 14 इसकी एक जितनी अमाउंट होगी, यानी आपके पास 50% कार्बन 12 होगा और 50% कार्बन 14 होगा। अब जब आप थोड़ा सा आगे चलेंगे, यानी जब ये दरख्त उतर जाएगा, ये दरख्त गिर जाएगा, मर जाएगा समझ लें, तो अब हमें देखना ये है कि इसको कितना टाइम गुजर गया, कितने टाइम पहले ये मरा। तो आपके पास जो ये कार्बन 12 है, एट द वेरी स्टार्ट इसकी परसेंटेज 50 थी, इसकी परसेंटेज पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ये हमेशा वही रहेगी। लेकिन जो आपके पास कार्बन 14 है, इस कार्बन 14 की जो परसेंटेज है वो डिक्रीज हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। हाफ कैसे हो जाएगी? लाइक 5700 ईयर्स के बाद ये 25% रह जाएगा। तो मिसाल के तौर पे आपके पास एक दरख्त है, जो आपको कोई लकड़ी का पीस मिला, आपने देखा कि उसमें कार्बन है, सपोज बात करता हूँ 50 ग्राम, और उसके अंदर कार्बन 14 के जो आइसोटोप है वो है 25 ग्राम। इसका मतलब कि ये हाफ हो चुका है। पहले जब ये मरा था दरख्त तो दोनों 50-50 पे थे, लेकिन अब ये 50 है और ये 25 है, तो इसका मतलब इसको 5700 ईयर गुजर चुके हैं। इस तरह आप लोग एज ऑफ फॉसिल्स को फाइंड करते हैं बाय द हेल्प ऑफ कार्बन डेटिंग। तो ये एक तरीका होता है, ये आप लोग जरा जहन में रखिएगा। एनीवेज, तो आइसोटॉप्स का ये एक एप्लीकेशन थी, एक यूज भी था जो मैंने आपको बताया। अब आ जाते हैं दोबारा अपने लेक्चर की तरफ, और यहाँ से हम लोगों ने रिलेटिव एटॉमिक मास को डिस्कस करना है। अब एटम का मास कितना छोटा है? एटम का मास है 10⁻⁻25 टू 10⁻⁻27 किलोग्राम्स तक। बहुत छोटा वेट है। हमारे पास कोई ऐसा तराजू नहीं है, लाइक वी आर नॉट एबल टू बैलेंस इट ऑन एनी वेट बैलेंस, हम इसको किसी चीज पे रखें और उसको बैलेंस कर लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो व्हाट द पॉसिबिलिटीज जो हम डिस्कस यहाँ कर सकते हैं, हम इसको रिलेट करते हैं किसी एटम के साथ। जैसे फर्ज कर लें कि मैंने कार्बन 12 को एक स्टैंडर्ड सेट किया। अब कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बन 12 को ही क्यों स्टैंडर्ड सेट किया। एक तो याद रखिएगा कि कार्बन 12 सॉलिड है, दूसरा इसका मास जो है वो एग्जैक्ट है, यानी इसका मास जो है वो एग्जैक्टली 12 होता है। इसलिए हम इस कार्बन 12 के आइसोटॉप को कंसिडर करते हैं, और ये अबंडेंट भी है लिविंग बॉडीज के अंदर, यही है। तो फर्ज करें कि मुझे कार्बन 12 को मैंने देखा, और मैं जस्ट यहाँ पर एक बात करता हूँ कि कार्बन 12 का जो, वैसे तो ये मास ओवर चार्ज रेशियो है, लेकिन आप फिलहाल इसकी डिटेल में मत जाएं। सिंपल याद रखें कि ग्राफ पे आपने एक वैल्यू प्लॉट की, क्योंकि ये उन स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर है जो बिल्कुल बेसिक लेवल से केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसलिए आपने इसकी डिटेल्स में नहीं जाना। जस्ट अभी के लिए याद रखें, सपोज कि ये मेरे पास कार्बन 12 की कोई पीक आई। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे मैंने एक डिटेक्टर के ऊपर कार्बन 12 को फॉल किया और मुझे उसकी कोई पीक मिली, उसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। इसके बाद मैंने यहाँ पे अभी 12 नहीं लिखते हैं, मैं स्केल डेवलप करना आपको बता रहा हूँ। तो फर्ज कर लेते हैं कि ये कार्बन है। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे बाकी एटम्स को इसके साथ कंपेयर करना है। सपोज मैं यहाँ पर कंपैरिजन में ले आता हूँ हाइड्रोजन। मैंने हाइड्रोजन को भी फॉल करवाया और मेरे पास हाइड्रोजन यूं आ गया। अगर कार्बन और हाइड्रोजन को कंपैरिजन करूं तो हाइड्रोजन और कार्बन का कंपैरिजन कैसे बनेगा कि
कार्बन हाइड्रोजन की निस्बत 12 टाइम्स ज्यादा है। इन शॉर्ट कि कार्ब अगर हाइड्रोजन 1 है तो कार्बन 12 है, अगर हाइड्रोजन 2 होता तो कार्बन ज्यादा हो जाता डेफिनेटली। तो यहां पर सिर्फ बात करने का मकसद ये है कि आप कार्बन 12 के साथ उसको कंपेयर करते हैं, ये कंपैरिजन किया जाता है। और इसी तरह हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन एंड कार्बन, कार्बन से ज्यादा भी है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो आप जब कभी स्टैंडर्ड को डिस्कस करते हैं, द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इज वन द वेट इन ग्राम्स of the number of atoms of element combined contained in 12 gram carbon per। और सिंपल लिखते हैं कि इट इज अ कंपैरिजन ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप विद एनी अदर एलिमेंट, और इट इज 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन। सो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग हमेशा एवरेज लेते हैं। अब ये एवरेज मास क्या है, देखें आपने, ये एक न्यूमेरिकल है कि एवरेज मास फाइंड आउट करें क्लोरीन का। क्लोरीन के दो आइसोटॉप्स हैं, एक 35 और एक 37। नाउ अब मेरे पास कुछ अमाउंट यानी कुछ परसेंटेज जो है वो 35 की है और कुछ परसेंटेज 37 की है। अब अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि कितने न्यूट्रॉन्स का डिफरेंस है, तो याद रखिएगा प्रोटॉन तो दोनों में सेम है, लेकिन इसके अंदर दो न्यूट्रॉन ज्यादा है, 2 मोर न्यूट्रॉन्स। ये ऑब्जेक्टिव के लिए मैं पूछ सकता हूं, इसलिए याद रखिएगा। तो इसमें 2 मोर न्यूट्रॉन होंगे ना, तभी ये 37 होगा ना, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम रहने चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास दो ज्यादा न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं। अब इनकी परसेंटेज भी दी गई है। जैसे मैं कहीं से सैंपल कलेक्ट करता हूँ, सपोज 1 मोल का, तो मेरे पास उसके अंदर कितनी परसेंटेज होगी, 75.77% जो है वो 35 क्लोरीन का आइसोटॉप है, और 37 आइसोटॉप जो है क्लोरीन का जो एटॉमिक मास 37 है वो 24.23 है। तो सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, परसेंटेज विद मास प्लस परसेंटेज विद अनदर मास, और उसको डिवाइड कर दें 100 पे, तो ये आपके पास फ्रैक्शंस में मास आ जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, व्हाई एटॉमिक मास कैन बी इन फ्रैक्शंस। तो आपने इस पॉइंट को जहन में रखना। यहां से हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर की तरफ चलेंगे, बस इसके लिए फिलहाल इतना ही जरूरी है, रिमेनिंग जो चीजें हैं वो हम वैसे क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। ऑलराइट, सो व्हाट आर द स्टेट्स ऑफ मैटर। देखिए स्टेट्स ऑफ मैटर में आपके पास 4 बेसिक स्टेट्स को कंसीडर किया जाता है, 3 एक्चुअली बेसिक है और फोर्थ वन इज प्लाज्मा। तो हमारे पास सॉलिड, लिक्विड, गैस है और एक प्लाज्मा है। आप यहाँ से पढ़ेंगे, हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सॉलिड क्या है, जिसकी डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होगा। यहाँ देखें जरा इस ग्राफ की तरफ, तो आपको नजर आएगा कि सॉलिड आपको एक डेफिनेट शेप में नजर आ रहा है। लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर समवट फॉर अवे एज कम्पेयर टू सॉलिड मॉलिक्यूल्स, क्योंकि उसके अंदर टेम्परेचर ज्यादा है। तो हम जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, मींस एनर्जी को बढ़ाते हैं, तो मॉलिक्यूल सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं। डेफिनेटली व्हेन यू आर इंक्रीजिंग मोर टेम्परेचर, ये ज्यादा एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। मैंने आपको ये बात क्लास में भी बताई थी, और ये एक ऑब्जेक्टिव के तौर पे भी पूछा जा सकता है। एक गैस का मॉलिक्यूल अपने डायमीटर से दूसरे गैस के मॉलिक्यूल से अप्रोक्सीमेटली 300 टाइम्स दूर होता है। तो एक गैस का मॉलिक्यूल दूसरे गैस के मॉलिक्यूल से 300 टाइम्स दूर होता है, ये बात ध्यान में रखेंगे। तो हमारे पास सपोज कोई सॉलिड है, मैं एनर्जी इंक्रीज करता हूं तो वो लिक्विड में चला जाता है, मैं मजीद एनर्जी इंक्रीज करता हूं तो वो गैस में चला जाता है, जैसे कि यहां तक बना हुआ। अब ये प्लाज्मा क्या है, जब मैं इतनी एनर्जी प्रोवाइड करूं, जैसे फॉर एग्जांपल लिक्विड से गैस वाटर बन गया 100 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन अगर मैं टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस तक ले जाऊं, तो जो वाटर है HOH, ये टूटना शुरू हो जाएगा अपने आयंस में, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव। इसमें फिर आपके पास H न्यूट्रल भी आ सकते हैं, यानी आपके पास एक मिक्सचर बन जाएगा जिसमें एटम, मॉलिक्यूल, आयंस मौजूद होंगे। इसको प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। प्लाज्मा की बहुत एप्लीकेशन है, एक इसकी बहुत बड़ी एप्लीकेशन लेजर्स के अंदर है। तो ये प्लाज्मा स्टेट से बनाए जाते हैं।
तो यहाँ देखेंगे कि हमारे पास सॉलिड के अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होती हैं, फिक्स्ड लैटिस होता है, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इनकी जो शेप है वो फिक्स है, और पार्टिकल्स वाइब्रेट इन फिक्स पोजीशन, इनमें सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन होती है। अगर गैस लिक्विड की बात करें तो इसकी वीकर होती है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। इनकी कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती, ये शेप ऑफ कंटेनर को अडॉप्ट कर लेते हैं। आप जैसे ग्लास की शेप होगी उसमें पानी डालेंगे तो वाटर भी उसी शेप का बन जाएगा। एंड इसके अंदर पार्टिकल जो है, पार्टिकुलर साइज होता है, इसका फिक्स वॉल्यूम जरूर होता है। गैस में ना शेप होती है ना उसकी कोई अट्रैक्टिव फोर्सेज होती है, तकरीबन नहीं होती है। और जब हाई टेम्परेचर होता है तब तो वो तकरीबन खत्म हो जाती है फोर्सेस। और इसमें रैंडम मूवमेंट होती है, ये किसी भी डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में। द सेम इज द केस विद द लिक्विड मॉलिक्यूल, लेकिन इनकी मोशन रैंडम तो होती है लेकिन एक स्ट्रीम लाइन जरूर होती है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सॉलिड्स की, तो जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इनकी एक फिक्स शेप रेगुलर लैटिस होता है। सॉलिड्स की फर्दर दो टाइप्स होती हैं, ये याद रखिएगा। एक होता है क्रिस्टल या क्रिस्टलाइन, और एक होता है अमॉर्फस। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन सा है? जिसकी 3 डायमेंशनल शेप है, जैसे आपका डायमंड है, जैसे सॉल्ट है, NaCl है। और आपका अमॉर्फस सॉलिड कौन सा है? जैसे आपके पास ग्लास है। ये सारे अमॉर्फस सॉलिड्स में आते हैं, जिनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, आप हीट के साथ उनकी शेप को चेंज कर सकते हैं। मेल्टिंग करना, सॉलिड से लिक्विड में जाना एक प्रोसेस है, और सॉलिड से लिक्विड में जाने के प्रोसेस के अंदर एनर्जी हमेशा गेन होती है, ये एंडोथर्मिक होता है। एंडोथर्मिक कौन से प्रोसीजर्स हैं जिसमें एनर्जी गेन होती है? बॉइलिंग जो है, लिक्विड से गैस में जा रहा है, इसमें भी हमेशा एनर्जी गेन होगी। कंडेंसिंग क्या है कि आप दोबारा गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे आप वेपर्स को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, बारिश का होना एक कंडेंसेशन है, इसमें एनर्जी लॉस होती है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और इस तरह फ्रीजिंग, किसी चीज को फ्रीज करना, तो भी उस चीज में से एनर्जी लॉस की जाती है। नाउ डिपेंड्स कि वो आप खुद करवा रहे हैं या किसी मशीन के जरिए करवा रहे हैं। जैसे फ्रीजिंग खुद ब खुद नहीं होती, मॉलिक्यूल्स 25 डिग्री सेल्सियस पे अपनी एनर्जी को रिलीज नहीं करते। तो आप फिर खुद किसी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसीजर के जरिए, नॉन स्पॉन्टेनियस कौन से प्रोसीजर्स हैं जिसके अंदर आपको एनर्जी देनी पड़ती है, जैसे आप रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं या कोई भी चिलिंग मशीन यूज करते हैं उसको फ्रीज करने के लिए, तो आप उसको एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हैं ताकि उसके अंदर से हीट को लॉस करवाया जाए। तो ये है। इसके साथ गैस के लिए दो लॉज हैं, याद रखिएगा। एक बॉयल्स लॉ है जिसमें ये कहा जाता है कि अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते जाएंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होता जाएगा। किसी भी कंटेनर पे मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ कि अगर आप प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं, जैसे कोई ये गैस का वॉल्यूम है और इसके ऊपर कोई प्रेशर मौजूद है, तो जैसे ही मैं प्रेशर को इंक्रीज करूंगा, इसके अंदर जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा। सो बाय द इंक्रीज इन प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डिक्रीज्ड। ये बात हम अपने जेहन में रखेंगे, सिंपल है। और इसमें आप जो चार्ल्स लॉ है उसमें याद रखिएगा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, लाइक बाय द इंक्रीज इन टेम्परेचर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, बाय द डिक्रीज इन टेम्परेचर वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। इसकी मिसाल वही आपका चूल्हे पे पड़ा हुआ दूध है कि जैसे ही आप उसका टेम्परेचर हाई करते हैं तो वो बॉयल भी नहीं, उसका वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाता है। और अगर आप चूल्हे को हल्का कर देते हैं दोबारा से बर्नर को, तो वो कम हो जाता है। तो ये सिंपल दो लॉज हैं, आप याद रखेंगे। ओके, तो ये आप लोगों ने ये अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। ये आपके पास कोई भी इसमें ऐसी चीज नहीं है जो कि आपको तंग करे। इसमें एक फैक्टर जो विस्कोसिटी का जिक्र आया हुआ है, विस्कोसिटी का मतलब होता है रेजिस्टेंस टू फ्लो। आप पानी में तैर सकते हैं लेकिन आप शहद में नहीं तैर सकते, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा है। इसी तरह आपके पास कई सॉल्वेंट्स हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, कईयों में कम है। तो रेजिस्टेंस किसी चीज की जो होती है उसको आप विस्कोसिटी कहते हैं। इसके अलावा डेंसिटी के बारे में हम जिक्र कर चुके हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर आपके पास एक बैलून हो, तो इस बैलून के इतने वॉल्यूम में डेंसिटी बहुत कम है, क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा और मास बहुत कम है, फ्यू पार्टिकल्स हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ एक ऐसे गुब्बारा हो और वो लोहे का भरा हो, यानी आपने उसमें आयरन ऐड किया हो, या लोहे का गुब्बारा हो, तो कोई भी बंदा उसको अपने सर से फुटबॉल की तरह हिट करने का नहीं सोचेगा, क्योंकि उसका वॉल्यूम तो शायद वही होगा। जैसे मैं ये बना लेता हूँ, शायद इसका वॉल्यूम वही हो, लेकिन ये पूरी तरह से फिल्ड है। तो आपने देखा होगा कि आप आम बैलून के साथ खेल सकते हैं क्योंकि उसकी डेंसिटी बहुत कम है। आप उसको सर से हिट करें, पाँव से हिट करें, लेकिन आप कभी भी
एक लोहे के बने हुए गुब्बारे को ऐसे हिट करने की कोशिश नहीं करेंगे, नतीजा अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ से जी हम प्लाज्मा है, इसके अंदर याद रखिएगा प्लाज्मा आपका सन जो है, आपके जो स्टार्स हैं वो प्लाज्मा से बने होते हैं सारे के सारे। ठीक है, इसमें हाई एनर्जी स्टेट्स होती हैं और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स भी होते हैं। ऑल राइट, तो यहाँ से ये एक वर्क आपको मैंने दिया था, एक काम जो आपको मैंने कहा था कि सॉलिड लिक्विड गैस और प्लाज्मा में आपने इसको सेपरेट करना है। मैं मिसाल ले लेता हूँ, मिसाल के तौर पे ये सन कोरोना है तो ये प्लाज्मा की टाइप है सन के अंदर। तो आप लोग इसको किस तरह से कर सकते थे, ये गूगल कर सकते थे, ये आपकी असाइनमेंट भी थी और मेरी ख्वाहिश थी कि सारे लोग इसको सबमिट करें। फाइनल ग्रेडिंग में आपको आसानी होगी, बट ठीक है, अगर आप में से कोई नहीं लेना चाहता अच्छे ग्रेड तो ये उसकी मर्जी है। इसी तरह हम बात करते हैं जैसे वाटर की, तो ये लिक्विड है। जैसे हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो ये गैस है। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे सॉलिड की, तो यहाँ पे हम किसी सॉलिड चीज़ को देख लेते हैं, रॉक। तो आप इस तरह इसको डिवाइड कर सकते हैं इस शीट में अलग अलग करके। ठीक है, यहाँ से 6 फेज ट्रांजिशंस के बारे में पढ़ते हैं। फेज ट्रांजिशन का मतलब है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो हमारे पास फेज ट्रांजिशन चेंजेस आते हैं। मिसाल के तौर पे मेल्टिंग क्या है, दैट ट्रांजिशन फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड फेज। इसी तरह फ्रीजिंग क्या है, लिक्विड फेज टू सॉलिड फेज। एवेपोरेशन क्या है, लिक्विड से गैस में जाना। कंडेंसिंग क्या है, गैस से लिक्विड में आना। सब्लिमेशन क्या है, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में जाना। इसका एक्सपेरिमेंट भी हम लोगों ने पढ़ा है, जिसमें नेफ्थलीन को यूज कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग नेफ्थलीन को यूज करते हैं। नेफ्थलीन आपके घरों में जो एक मशहूर फर्नाइल है या फिनाइल जिसे आप कहते हैं, तो उसका ये स्ट्रक्चर होता है, ये डायरेक्ट सॉलिड से गैस में जाती है। डिपोजिशन क्या चीज है, वो गैस फेज से जब दोबारा सॉलिड फेज में आती है तो वो डिपोजिशन होती है। ओके, तो ये सिर्फ डेफिनेशन है, याद रखिएगा। इसमें एक छोटा सा आप ये काम कर सकते हैं, थोड़ी सी रिसर्च इसमें करें। आप इसके लिए एग्जाम्पल्स फाइंड करें, क्योंकि जब मैं एग्जाम पूछूंगा तो हो सकता है मैं आपसे इसकी कोई एग्जाम्पल पूछूं। तो अगर किसी को आती है वेल एंड गुड, अगर नहीं आती है तो हर चीज़ की एक एग्जाम्पल याद रखनी है आपने। ओके, व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन एक ऐसी चीज है, देखिए अभी तक जो हम चीजें पढ़ रहे हैं वो फिजिकल स्टेट्स का चेंज पढ़ रहे हैं। अब हम जाने लगे हैं केमिकल चेंज के अंदर जिसमें इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। याद रखिएगा, दुनिया का कोई भी केमिकल चेंज जो है ना, वो 3 चीजों की वजह से होता है। ठीक है, इसको जरा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास केमिकल चेंज क्या चीज है। जस्ट मिनट, मैं आपके साथ जरा शेयर कर लूँ। ऑलराइट, तो केमिकल चेंज किया, अ केमिकल चेंज इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस आल्सो कॉल्ड रिएक्टेंट्स, जिसमें रिएक्टेंट होते हैं, आर कन्वर्टेड वन और मोर डिफरेंट प्रोडक्ट। वो एक से और एक या से ज्यादा डिफरेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। जब कभी जिंदगी में आप केमिकल चेंज की बात पढ़ेंगे तो याद रखिएगा, हम डिस्कस करते हैं केमिकल चेंज में इलेक्ट्रॉन को। और इलेक्ट्रॉन क्या, यानी ऐसा क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कि चेंज आता है? या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, या तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और या इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये वो बात है जो आपने अपने जहन में रखनी है कि आपके पास इन 3 चीजों के अलावा केमिकल चेंज नहीं आता। एक एटम से दूसरे वो जितनी भी वो मिक्सिंग हो रही है, इंटरचेंज हो रहा है, कन्वर्जन हो रही है, वो इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। यही इलेक्ट्रॉन्स है जो कि किसी रिएक्शन का बायस बनते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन का। तो यहाँ से आप लोगों ने सबसे पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, किसी चीज को आप बना रहे हैं, आप 2 चीजों को मिलाते हैं, इसको सिंथेटिक रिएक्शन भी कहते हैं।
जैसे मैं सोडियम सॉलिड को क्लोरीन गैस से मिलाऊं तो सोडियम क्लोराइड बन जाता है। यस, इट्स अ प्रैक्टिकल रिएक्शन। ठीक है, आपके पास दो चीजें मिलके तीसरी नई प्रोडक्ट बना रही हैं, आप दो चीजों को कंबाइन कर रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिपोजिशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? जिसमें आप लोग किसी चीज को तोड़ रहे हैं और उसके प्रोडक्ट, उसके इंग्रेडिएंट, उसकी ही चीजों को सेपरेट कर रहे हैं। इसके लिए आपको एनर्जी चाहिए होती है। आप वो एनर्जी कहाँ से ले सकते हैं? आपको हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी से ये एनर्जी मिलती है। जैसे मैं वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करता हूँ, सॉरी मर्क्यूरस ऑक्साइड को, तो ये आपके पास मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, तो इसमें मरकरी अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गई। तो आपने सिंपल इंग्रेडिएंट्स अलग कर दिए। आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन का कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप ये लिखेंगे, बट एग्जाम्पल मस्ट बी गुड, वो प्रॉपर होनी चाहिए। फिर हम सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं। सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन में क्या, ये देखें, इसकी जनरल फॉर्म है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस करता है। जैसे अगर देखें तो यहाँ हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ मिली हुई है, क्लोराइड आयन हाइड्रोजन के साथ अटैच है, लेकिन यहाँ पर यही जो क्लोरीन है ये जिंक के साथ मिल गई है और हाइड्रोजन अलग हो गया। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एक चीज के आने से एक चीज निकल जाए, इसको सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और यहां देखें, ए बी सी डी, तो ए डी और सी बी में कन्वर्ट अगर हो जाएगा तो ये आपके पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आएगा। इसमें दोनों रिएक्टेंट्स जो हैं वो अपने एक एक चार्ज को ट्रांसफर चेंज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर पॉजिटिव है, नाइट्रेट नेगेटिव है, सोडियम पॉजिटिव है, क्लोराइड नेगेटिव है, तो ये एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या होते हैं, ये किस किस्म के बॉन्ड होते हैं, लेकिन फिलहाल आप लोग इसको यहाँ तक याद रखेंगे। तो ये आपके पास आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मिसाल लाजमी दीजिएगा इसके अंदर जब क्वेश्चन में पूछा जाए। एंड लास्ट वन इज कंबस्टन रिएक्शन, जो मैंने ऐड किया। कंबस्टन रिएक्शन कौन से हैं? जिसमें आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। जब कभी वर्ड कंबस्टन रिएक्शन का आ जाए तो पहली चीज सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद एनर्जी रिलीज होती है। जब कभी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कंबस्टन करते हैं, बर्न करते हैं, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये कौन सा रिएक्शन है? ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें हीट निकलती है। सुबह सुबह जो हम चीजें खाते हैं नाश्ते में, आपने देखा होगा वो अंडा अगर आप फ्राई कर रहे हैं तो चूल्हे पे जो गैस जल रही है वो यही है, दैट इज मीथेन गैस, जो हम लोग मोस्टली पाकिस्तान में यूज करते हैं। तो ये रिएक्शन हो रहा है एक्चुअली उसके अंदर। आपको रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा ट्रिगर करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। वंस इट विल स्टार्ट, तो ये खुद ब खुद चलता रहेगा और ये एक्सोथर्मिक एनर्जी रिलीज करेगा। ओके, व्हाट आर द बॉन्ड्स? हम यहाँ पर बॉन्ड, चले हम यहाँ से बॉन्ड वाले से अपना थर्ड लेक्चर करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज।